नो सर, सॉरी सर। तो रोल नंबर 1 एब्सेंट, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 दीपक कुमार। क्वेश्चन नंबर 1। दीपक, यस सर। क्वेश्चन नंबर 1। सर आई थिंक व्हाट इज, पहले ट्रांजिस्टर क्लियर करो, व्हाट इज ट्रांजिस्टर? सर रिवीजन नहीं किए हैं। अच्छा, रिवीजन नहीं किए हैं। जवाब तुम्हारा अच्छा है। तो क्या करें, और सवाल पूछें कि छोड़ दे तुमको? सर ट्राई कीजिए, देखते हैं। ट्रांजिस्टर से 2 सवाल तुमसे पूछा गया, एक तो व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड हाउ अ ट्रांजिस्टर यूज एज अ स्विच। ये 2 सवाल, दोनों तुम जवाब नहीं दे रहे हो। सर देखना नहीं है दोबारा। ट्रांजिस्टर में कौन कौन सा टर्मिनल होता है? ठीक है। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। यस सर। वीडियो ऑन करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। सर ट्रांजिस्टर जो है सर, ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसको सर हम गेट जो वोल्टेज सप्लाई के लिए यूज होता है, और सर हम लोग इसको गेट के तरह से भी यूज कर सकते हैं। गेट की तरह से मतलब? ट्रांजिस्टर का है। गेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब नहीं समझे। गेट मतलब क्या? मतलब गेट मतलब वो जो दरवाजा होता है, गेट होता है घर में, वो वाला गेट? नो इस गेट सर। की बात कर रहे हो? सर ये क्या एक ट्रांजिस्टर कैसे स्विच की तरह इस्तेमाल होता है? हाउ अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ स्विच। ये भी नहीं। रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, 10, रोल नंबर 11। यस सर। वीडियो ऑन करो। खुशबू बताओ, व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड हाउ अ ट्रांजिस्टर यूज एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में करते हैं। और
और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में भी करते हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल। सिग्नल में। अच्छा, अब विद्युत शक्ति के रूप में भी इसका विद्युत शक्ति को स्विच या एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि ट्रांजिस्टर में कौन कौन से कनेक्टर होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, और किसी ट्रांजिस्टर को एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्विच हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा है सवाल। एक ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें ट्रांजिस्टर में कितने कनेक्टर होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है, ये दोनों चीज बताना है। तीन होते हैं सर इसमें, बेस, एमीटर, बेस, एमीटर, कलेक्टर। कलेक्टर। अच्छा, बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है। तो स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब बेस को एमीटर से कनेक्ट करते हैं तो बेस और एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। नहीं सर, बीच में लोड जो क्लास में होता है पढ़ाई, उसके बाद उलट के नहीं देखती हो। उसके बाद पढ़ाई के बाद क्लास हो गया खत्म, ठीक है, वीडियो भी खत्म हो गया, और वो वीडियो कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक क्लास में हुआ, काम खत्म, है ना जी। नहीं सर। व्हाट इज बीजेटी। बीजेटी के बारे में बताओ, उसका कंस्ट्रक्शन बताओ, उसमें कौन कौन सा सेमीकंडक्टर लगा होता है, किसका डोपिंग किस लेवल का होता है, किसका साइज विड्थ के हिसाब से कैसा कैसा होता है। रोल नंबर 11 है ना। यस सर। ठीक है, रोल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यस कोई सर। है। 26। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मैं मंडे को दे सकता हूँ क्योंकि मेरा चार्ज बहुत कम है। नहीं, मंडे को कैसे देखा, मंडे को हम मंडे को बताएंगे। रोज रोज थोड़ा ही देंगे। 8% चार्ज है, 8% चार्ज है और प्रॉपर्ली नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। सुबह से चार्ज करके नहीं रखे थे।
सर लाइट का सर- प्रॉब्लम है। सर तो अभी पूछ लीजिए सर उससे। और वो 1% है, तो 1% में क्या पूछेंगे? अभी पूछ ले तुमसे पहले। बिट्टू, कौन था? बिट्टू था ना? सर यस सर। मंडे को नहीं दे सकते सर? मार्क्यू तो आज ले रहे हैं, तो मंडे को देखेंगे, जैसा होगा देख लेंगे। वैसे ये रूल तो नहीं है, जब जो चाहे वो दे दे मार्क्यू। वैसे ठीक है, तुम्हारे साथ कोई कंडीशन है तो हम देख लेंगे। ठीक है। हाँ, 26, रोल नंबर 26, रोल नंबर 26। यस सर। हाँ, बीजेटी के बारे में बताइए। व्हाट इज बीजेटी? वीडियो ऑन रखो ना, ऑफ मत करो। हाँ, वीडियो ऑन रखो। और बीजेटी के बारे में बताओ, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बताओ। नहीं पता सर। नहीं बताया? तो एक ट्रांजिस्टर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं ये बताओ। ये भी नहीं पता है? जल्दी बोलो। नहीं जा रहा है सर। नहीं आ रहा है? तो कौन सा टॉपिक तुमको आता है, जो पढ़े हो बताओ, उसी से पूछ लेते हैं। हमारे पास पीडीएफ भी नहीं है सर। तो क्यों नहीं है? तुम जितना पीडीएफ भेजे हैं उतना तुम्हारे पास होना चाहिए ना। नहीं है तो अपने ग्रुप में तुम बात करोगे, हमसे बोलोगे कि अरेंज करना तुम्हारा काम है। नहीं जी, किसका काम है? अगर नहीं है तुम्हारे पास तो जिम्मेदार कौन है इसका? पीडीएफ भेज दे रहे हैं, सारा वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। तुम जब चाहो तब वीडियो दोबारा देख सकते हो, पीडीएफ पढ़ सकते हो। नहीं है तो तुम्हारे पास बाई चांस कोई नहीं है तो तुम मांग सकते हो ग्रुप में कि भाई सर कौन कौन सा पीडीएफ भेजे हैं वो हमको दे दो। हाँ, नहीं दे कोई तो हमसे तुम बोल सकते हो सर फलाने टॉपिक का पीडीएफ नहीं है मेरे पास, आप हमको भेज दीजिए। एग्जामिनेशन के समय, टेस्ट के समय ये सब बात बोलने से क्या फायदा? यहाँ तो हम आए हैं तुमको नंबर देने के लिए। यहाँ तुम जितना एक्सक्यूज डालोगे, समय अपना भी बर्बाद करोगे, मेरा भी बर्बाद करोगे, नंबर तो नहीं मिलेगा उससे। नंबर तो नहीं मिलेगा तुम्हारे पास। तुम नहीं पढ़े हो, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम था, तो फलाना ठिकाना जितना बोलो। ठीक है। रोल नंबर 27, रोल नंबर 27, 28, 29, Yes, sir. 30। 29. 29, sir. हाँ, 29। ओके, तहिरा बताओ Yes. बीजेटी के बारे में। सर बीजेटी में का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। गुड। जो दो पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन को मिलाने के बाद वो बनता है बाइपोलर जंक्शन। सर ये 3 टर्मिनल होता है इसमें, एमिटर, बेस और कलेक्टर। एमिटर लाइटली डोप्ड होता है, और बेस जो होता है थोड़ा हैवी डोप्ड होता है, और कलेक्टर सर जो मॉडरेटली डोप्ड होता है। इसमें 2 चैनल होता है सर, पीएनपी और एनपीएन चैनल होता है, जिसमें पीएनपी में पी और पी दो पी सॉरी पीएनपी जो होता है उसमें सर पी और 2 पी सर साइड में रहता है, और एन जो बेस की तरह बीच में रहता है। पीएनपी 2 तरह का चैनल होता है। और उसमें हम लोग करंट जब फ्लो कराते हैं तो एमिटर टू बेस, बेस टू कलेक्टर होता है। एमीटर टू एमिटर टू एमीटर टू बेस बेस, बेस और बेस टू कलेक्टर। बेस टू कलेक्टर के एमीटर टू कलेक्टर। सर तीनों में तो करंट फ्लो करता है।
हाँ, तो लेकिन मान लो हम बोलेंगे कि एक ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइस के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमको किस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल देना पड़ता है? सर जब हम लोग को स्विच की तरफ इसको ये इस्तेमाल करना है तो हम लोग एमिटर और बेस की तरह इसमें ये करते हैं, सॉरी, ये एमिटर और कलेक्टर के बीच में ये करंट फ्लो करवाते हैं। थोड़ा सा मिस कर रही हो तुम। ओके, एक क्वेश्चन और। अब बताओ, व्हाट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर? सर ये भी सर हैवी डोज, ये भी पीएनपी जंक्शन ही होता है, ये पीएनपी जंक्शन से ही बनता है ट्रांजिस्टर। सर इसमें भी 3 ये होता है सर, इसमें भी, सॉरी, हाँ ये सर 3 इसमें टर्मिनल होता है। इसमें होता है सोर्स, गेट और ये सोर्स, गेट और प्रोब ड्राइव। सर तीसरा याद ही नहीं आ रहा। ड्रेन। इसमें भी 3 टर्मिनल होता है। हाँ, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। यस सर, ड्रेन, यस सर। ठीक है। ठीक, रोल नंबर 30। यस सर। वीडियो ऑन करो। प्रियांशु। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक पिंच ऑफ मोड होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज पिंच ऑफ मोड? नहीं याद है सर। अच्छा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बता दो। ये किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरह के सर्किट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से क्या क्या ले सकते हैं? इसमें सर फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल किया जाता है सर। अच्छा, और बीजेटी में? और बीजेटी में और एफईटी में क्या डिफरेंस है? नहीं याद है सर। नहीं याद है? ओके। बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे बीजेटी को? एम्पलीफाई करने के लिए सर, यस सर। तो एफईटी को करते थे कि नहीं? बीजेटी को तो करते थे, एज ए स्विच भी करते थे और एम्पलीफायर भी करते थे। तो क्या एफईटी को भी हम लोग एम्पलीफायर सर्किट में यूज कर सकते हैं? यस सर, ये वाला नहीं ध्यान है सर, लेकिन बीजेटी को करते थे एम्पलीफायर के रूप में। ठीक है। रोल नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 36। यस सर। 36। शादिक। पिंच ऑफ मोड। म्यूट हो तुम। ओके सर पिंच ऑफ मोड में सर हाई रेजिस्टेंस जो होता है वो डिप्लीशन रीजन पे सर क्रिएट होता है। अच्छा। और सर यस सर, और पिंच ऑफ मोड में सर जो एफईटी है वो सर एम्पलीफायर के रूप में सर काम करता है सर। यस पिंच ऑफ मोड क्या होता था? पिंच ऑफ मोड क्यों बोलते थे? पिंच ऑफ मोड होता क्या था? उसको पिंच ऑफ मोड क्यों कहा जाता है? सर पिंच ऑफ मोड सर इसलिए सर बोला था क्योंकि सर इसमें पिंच ऑफ रीजन सर क्रिएट होता है। कैसे एक्सप्लेन करो? ऐसे बोलने से थोड़े होगा। अगर मान लो कि क्वेश्चन आएगा कि पिंच ऑफ मोड बताने के लिए, तो उसमें तुमको बताना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे होता था, डिप्लीशन रीजन होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो इस तरह से ये होता था, तब जाके उसमें पिंच ऑफ रीजन Yes. क्रिएट होता था। और पिंच ऑफ रीजन क्रिएट होता था तो पिंच ऑफ मोड में कहाँ किसके किसके बीच में कितना पोटेंशियल जोड़ेंगे, ठीक है, तब हमको वो पिंच ऑफ मोड मिलेगा। ये सब बताना पड़ेगा तुमको। सर इतना सर तो नहीं हो पाएगा सर, इतना नहीं सर पढ़े हैं ज्यादा डीपली से इसको पिंच ऑफ मोड। अच्छा, ट्रांजिस्टर में पढ़े हैं ना हम लोग, ट्रांजिस्टर में हम लोग कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन, ये सब पढ़े थे। यस यस सर। Yes, क्या होता है बताओ? यस सर। कितने तरह का रीजन होता है उसमें टोटल? सर 4 तरह का रीजन होता है सर बीजेटी में सर। एक्टिव अच्छा। रीजन, कट ऑफ रीजन, यस सर, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेटेड रीजन और सर इनवर्स रीजन सर। ठीक है, एक्टिव रीजन क्या है? सर एक्टिव रीजन सर एक ऐसा रीजन है सर जो कि कट ऑफ और सैचुरेटेड रीजन के बीच में सर आता है, और इसमें सर एम्पलीफायर की तरह सर बीजेटी वर्क करता है सर। एमिटर सर जो है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर सर रिवर्स बायस में होता है। और सर कट ऑफ रीजन में सर एमिटर जो है वो फॉरवर्ड, एमिटर जो है सर रिवर्स बायस में होता है और कलेक्टर भी सर रिवर्स बायस में होता है। इसी वजह से सर वहाँ पे करंट जो होता है वो 0 होता है सर। कलेक्टर पे जो करंट होता है वो सर 0 होता है सर, ओवरऑल करंट सर 0 होता है। और सर सैचुरेटेड रीजन में सर एमिटर और कलेक्टर सर दोनों ही सर फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट सर फ्लो होता है सर। ठीक है, ओके। तुम्हारे बाद और कौन कौन बचा हुआ है? 37, 38, 39, 40, नो सर, सर मेरे बाद सर एक 38 सर था, लेकिन सर शायद उसका सर चार्ज वगैरह नहीं है सर मोबाइल। अच्छा, तो 36 के बाद कौन है? अब कोई नहीं है सर, खत्म। यस सर। ओके, तो सबका हो गया? यस सर। 16 को का कर। यस सर। ठीक है सर। एम्पलीफायर से सर आप क्वेश्चन नहीं पूछे हैं सर? तो क्वेश्चन नंबर तो 4 में ही तुम लोग अटक गए, तो हम तो यहाँ क्वेश्चन ढेर सारा बना के लाए थे, तो सबसे सब क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता है ना। तो जो आएगा, अगर जवाब नहीं देगा तो क्वेश्चन अगले को फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं जवाब दे देगा तो हो जाएगा। एम्पलीफायर से डिस्टॉर्शन के बारे में सवाल था, क्लास बी के बारे में पूछे थे, क्लास बी बताओ क्या होता है। सर 70% सर उसका एफिशिएंसी होता है। हाँ, तो क्योंकि हमको सबके साथ क्वेश्चन रखना था तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन सब टॉपिक से रखे थे। हाँ ठीक है, तो जैसे देखो पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है बताइए, ठीक है। डिस्टॉर्शन क्या होता है बताइए। यस सर, एनपीएन और पीएनपी। डिस्टॉर्शन रीजन क्या होता है, डिस्टॉर्शन नहीं होता है सर, क्या रीजन होता है डिस्टॉर्शन का, ये बताना था। यस सर। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर से भी सवाल था। हाफ वेव और फुल वेव के बारे में था। क्लास बी एम्पलीफायर के बारे में था सवाल, अच्छा रखे थे। और बहुत ज्यादा डिप्थ में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं रखे थे, एकदम टू द पॉइंट, व्हाट इज एंड हाउ इट इज वर्क, वैसा वाला सवाल था। और बहुत कॉम्प्लेक्स और उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह बना के वैसा हम सवाल भी रखे थे, लेकिन उसमें भी कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं तुम देखिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम जो बड़ा बड़ा सवाल रहता है किसी टॉपिक का, इंट्रोडक्शन टाइप का, वही सवाल है। व्हाट इज डिस्टॉर्शन, व्हाट इज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो यहाँ पे भी तो नहीं हो पाता। खैर मेरा काम है पढ़ा देना और तुम्हारे पीछे पड़े रहना, हम पड़े रहेंगे तुम्हारे पीछे तुमको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज तो हम लोग ये कर दिए, अब हम लोग क्या करें, कुछ रिवीजन भी करें किसी टॉपिक का। यस सर, रिवीजन। यस सर, यस सर। सर तो हम लोग रिवीजन में स्टार्टिंग से करें, रेजिस्टेंस से उठाते हैं। सर सीएमओएस का रिवीजन करवा दीजिए सर, मेरा क्लास छूट गया था। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ ताहिरा, क्या बोल रही हो? सर हम बोल रहे सर सीएमओएस का क्लास मेरा सर ये छूट गया था, तो सर उसका ये रिवीजन। यस सर। ठीक है, तो हम जो कंटिन्यू रिवीजन ऐसे वैसे रिवीजन मत कराओ। रिवीजन हम लोग करते हैं कि अब देखो बहुत बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं,
तो हम लोग शुरू से रिवीजन करते हैं, पहले यूनिट से चलेंगे और जितना भी यूनिट आता जाएगा सबका रिवीजन करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके सर। सर तो- वो अटेंडेंस का थोड़ा बोलना था सर। अब सर अभी समरीन है नहीं तो अगले नेक्स्ट डे भी वो नहीं थी। आप लास्ट में मेरे को इनके बीच कनेक्शन करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस होता है वहां पे, वो नीचे नीचे हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है वो हम बात करते हैं कि जब एक रिवर्स बैच में जब करंट जो फ्लो होगा तो डिप्लीशन रीजन मेरा बढ़ेगा, ऊपर ज्यादा विड्थ होगा, नीचे कम होगा। तो दोनों तरफ से डिप्लीशन बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम फ्लो बढ़ता है वो डिप्लीशन रीजन इतना इतना वाइडर हो जाता है, दोनों के बीच में एकदम एक बहुत छोटा सा नैरो स्पेस होता है जहां से करंट मिलता है। इसके बाद कितना ही वोल्टेज बढ़ाओ वो बढ़ता नहीं है, मतलब वो आप दोनों टच नहीं कर पाता है, लेकिन दोनों एकदम ऑलमोस्ट सटा हुआ जैसा होता है। जैसे पिंच ऑफ मोड क्या बोलते हैं, जैसे चुटकी जो छुटाते हैं इसी को बोलते हैं पिंच। तो इतना ही जगह होता है, उसके बाद कितना ही वोल्टेज बढ़ाएं वोल्टेज स्टेबल हो जाता है। वहां पे जो करंट हमारा, वोल्टेज नहीं करंट हमारा स्टेबल हो जाता है, उसके बाद वो नहीं घटता नहीं बढ़ता। टच भी नहीं कर सकता इसीलिए कि दोनों अब उसके जो पोलैरिटी में दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, सॉरी सेम है। सेम है तो हमेशा वो थोड़ा रिपेल करेगा एक दूसरे को, वो सटेगा नहीं। ठीक है, ये वाला ऐसे करके और ऐसे बनता था और ये वाला ऐसे बनता था। ठीक है, दोनों ऐसे बनता था, दोनों अलग अलग पी रीजन पे या एन रीजन पे। एन चैनल पे अगर है तो दोनों पी रीजन होगा और पी चैनल है तो दोनों एन रीजन होगा। दोनों का जो डिप्लीशन रीजन ऐसे बनता था। सर ब्रेकडाउन के बाद जो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं ना करेगा उसके बाद? कहाँ पे? सर ब्रेकडाउन रीजन के बाद तो अब करंट फ्लो बंद हो जाएगा ना वहाँ पे? ब्रेकडाउन रीजन का यहाँ कहाँ से आ गया? सर वो पिंच ऑफ मोड में सर वो जो ग्राफ बताए थे ब्रेकडाउन रीजन के बाद सर वहाँ से करंट तो फ्लो नहीं करेगा। जो पिंच ऑफ मोड हो जाएगा ना, तो पिंच ऑफ मोड में एकदम नैरो पाथ मिलेगा, वहीं से करंट मेरा फ्लो होगा। ठीक है, वहां से करंट फ्लो होगा। अब वो करंट को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, अब उस करंट को बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसीलिए ये अब वो रीजन फिक्स हो गया, वो रीजन फिक्स हो गया, अब वो बढ़ेगा नहीं मेरा। ठीक है, ओके सर। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बताओ, एनीबॉडी एक्सप्लेन करो। Obstruction occurs in the path of current, sir, which oppose the flow of current. Oppose the flow of current, sir. Sir, the resistor which oppose the current flow in the electrical circuit. और सर रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन लीनियर नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किए थे, है ना। जो हमारा जो चार्ज है उसका फ्लो होता है, और जो चार्ज होता है फ्लो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। हाँ, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो किसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब भी होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होगा। ठीक, लेकिन करंट का फ्लो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट जो है शुरू से हम लोग करंट का फ्लो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ मानते आए हैं, प्लस से माइनस की तरफ मानते आए हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बाद में पता चला कि भाई करंट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक, तो लेकिन इसके बाद भी आज भी करंट का फ्लो हम वही कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो मानते आ रहे थे वही मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट का जो फ्लो हम जो कंसीडर करेंगे वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ करेंगे। चार्ज है, व्हाट इज चार्ज? ठीक है, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, वही चार्ज है जो हमारा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। करंट जो करंट है तो वो चार्ज बटा टाइम ऐसे निकालते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट। ये सारा का सारा पीडीएफ में है। दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जैसे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी पे अगर कोई चार्ज बिल्डअप होता है और वो उस मटेरियल में फ्लो नहीं कर पा रहा है,
जैसे कोई नॉन कंडक्टर है, कोई बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसमें वो अगर फ्लो नहीं कर पा रहा है तो हम बोलेंगे दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज के रूप में, लेकिन वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में जो हम लोग कंघी से बाल झाड़ने के बाद छोटे छोटे कागज वैसे बचपन में करते थे खेल, वो उस वैसे कंघी पे या प्लास्टिक के स्केल पे अगर कुछ हो रहा है तो हम उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि हम उस पर चार्ज इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो स्टैटिक है, वो फ्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये वाला। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कभी हम ऐसा एल्यूमिनियम वाला स्केल लेके उसको बाल में ऐसे से रब करेंगे या बाल में कंबल में कहीं भी, क्या वो आवेशित होगा? क्या वो चार्ज होगा कि उससे हम कुछ हम पिक कर दे? होता है? यस सर। नो होता है? सर, नहीं नो होता सर, है, नो सर। नहीं होता है। मेटल का कोई भी चीज वैसे चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चार्ज तो होगा, ऑब्वियसली चार्ज होगा। हम अगर बाल में और बिल्ली के खाल में वैसे अगर उसका जो होता है उसमें अगर उसको रब करें तो वो भी चार्ज होगा, लेकिन चूंकि वो कंडक्टर है, वो चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, वो वहां स्टे नहीं करेगा स्टैटिकली, वहां पे मौजूद नहीं रहेगा कि वो किसी तरह का आवेश, किसी तरह का वो क्रिएट कर सके जिससे हम लोग वो कागज को पुल करते थे। चुंबकीय शक्ति वो रहेगा नहीं। हाथ में पकड़े हुए फ्लो करके हाथ से होते हुए मेरे अर्थ हो जाएगा, वहां नहीं रहेगा। ठीक है, तो वैसा चार्ज जो इकट्ठा हो रहा हो और वो फ्लो कर जा रहा हो, उसी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर और वायर। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स and refer to the number of charges that moves through the wire per second. ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस दैट मूव्स थ्रू द वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। अब आता है, जब हमको पता चल गया कि करंट क्या है, चार्ज क्या है, स्टैटिक क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तब अब रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर, रजिस्ट वर्ड से बना है। रजिस्ट करने का मतलब किसी चीज को अपोज करना, रोकना, बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, बाधा रेस होता है जो जो ओलंपिक में और ये वो क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स में जो दौड़ होता है, रेस होता है, उस रेस में बहुत बार तुम देखोगे बीच में कुछ ऑब्स्टैकल लगा रहता है और रनर को, धावक को उस पे से जंप करके दौड़ना होता है। ठीक है, तो वैसे ही काम है कि एक फ्लो हो रहा है करंट का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और हम वहां पे कुछ बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम रजिस्ट कर सकें, कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा तो दूसरे डायरेक्शन से बहने वाला जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के का ही वो रिजल्ट है जो हमको करंट मिल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, तो हम अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर ले तो हम करंट को फ्लो कर सकते हैं। यही आइडिया है जो हमको रजिस्टर बनाने के लिए, उसको यूज करने के लिए जो प्रेरित करता है कि भाई हम रजिस्टर बनाएं। ठीक, तो रजिस्टर इज ए पैसिव two terminal electrical component that implement electrical resistance as a circuit element. In electronic circuit, resistors are used to reduce current flow, adjust signal level, to divide voltage etc. It is measured in ohm और ये ओम का सिंबल है, रेजिस्टेंस दिखाने का सिंबल है। ये एक वायर है, एक वायर है, ये वोल्ट है, वोल्टेज है जो करंट को पुश कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस है जो उस करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, बांधे हुए, रुके हुए। ठीक है, पानी का जो पाइप होता है, जो हम लोग गार्डन में यूज करते हैं, पाइप पानी पटाने के लिए, प्लास्टिक वाला, अगर उसको कहीं से पकड़ के अगर दबा दो तो पानी का फ्लो उधर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। पानी का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, हम जो दबा रहे हैं दैट इज द रेजिस्टेंस, और उधर जो पानी अब गिरना कम हो गया है वो है हमारा करंट, वो हमारा करंट। लेकिन अगर मान लो कि वही पाइप अगर किसी मोटर में जुड़ा हुआ है, किसी मोटर में जुड़ा हुआ है और मोटर बहुत प्रेशर से पानी वहां से फ्लो करा रहा है, बहुत कस के फ्लो करा रहा है, तो हम लोग हाथ से दबाएंगे, इसके बाद भी पानी का फ्लो बढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा कम जरूर होगा दबाने से, लेकिन फ्लो रहेगा। ठीक है, यही हमारा वोल्ट है। एक पानी का धार यहीं गिर जा रहा था, एक पानी वहां गिर रहा है,
हमारा पोटेंशियल यही है, पोटेंशियल यही है कि कितना पोटेंशियल से हमारा पानी बाहर आ रहा है, या बोलो करंट कितना पोटेंशियल से बाहर आ रहा है। दोनों दो चीज है, दोनों दो चीज है। हमारे बैटरी में, हमारे जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगा हुआ है वो मात्र 12 वोल्ट का है, लेकिन 150 एम्पियर करंट है उसके अंदर। उसके अंदर करंट जो है वो 150 एम्पियर है, और हमारा जो सॉकेट में जो करंट आ रहा है ये वोल्टेज इसका बहुत ज़्यादा है, 230 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन हम इसमें करंट मोस्टली हम लोग 5 या 6 एम्पियर करंट यूज़ करते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा जो हमको चलाना पड़ता है एसी और ये वो क्या बोलते हैं गीजर वगैरह, वो 15 से 16 एम्पियर मात्र करंट यूज़ करता है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मतलब वोल्टेज और एम्पियर करंट, ये दोनों में रिलेशन समझना बहुत आवश्यक है। ओके, ये हमारा वोल्टेज है जो पुश कर रहा है, जो पुश कर रहा है वोल्टेज करंट को बढ़ाने के लिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो एक हम कोई कुछ ले लो पटरा या कुछ भी ऐसा, और एक ऐसे रख दो थोड़ा सा, मतलब एक साइड अप और दूसरा साइड डाउन, उस पर से कोई बॉल छोड़ेंगे हम तो वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे जैसे हम एक साइड को अप करते जाएंगे वैसे वैसे बॉल का जो गिरना है वो फास्ट होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? यस सर। होता जाएगा। यस सर। क्यों होता जाएगा? क्योंकि दोनों के जो स्थिति जुड़ जाए, कौन सा एनर्जी बोलते हैं, वो उसके हिसाब से जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वो उसका एनर्जी बढ़ेगा उस एनर्जी लेवल ग्रेविटेशनल से। पोटेंशियल एनर्जी सर। ठीक है। तो जैसे जैसे जितना डिफरेंस होगा पोटेंशियल में उतना ज्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा, तो उतना ज्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा, वही हमारा वोल्ट कहलाता है, वही हमारा वोल्ट कहलाता है। और वो जितना ज्यादा होगा वो उतना पुश करेगा, उतना कस पे पुश करेगा करंट को फ्लो कराने में। जैसे देखो ये सिरिंज जैसा है, और उसमें जो पिस्टन है वो हमारा वोल्टेज है, और उसके अंदर जो हम एयर को ढकेल रहे हैं वो हमारा करंट है, और इधर से जो बंद है मुंह वो रेजिस्टेंस है, वो रोक रहा है, उसको फ्लो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर के बारे में पता चल गया कि रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी है, और रजिस्टर उस कंपोनेंट का नाम है। उसको हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में पावर रेटिंग आता है, टॉलरेंस क्या होगा। हाँ शादिक पूछो। सर तो रेजिस्टेंस जो है सर वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है हाँ, जो कि रेजिस्टर के रजिस्टर जो है एक फिजिकल किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का एक कॉमन प्रॉपर्टी है, सबके अंदर होगा। कॉपर में के अंदर भी है, कम ज्यादा अलग बात है, सबके अंदर है कि वो रेजिस्ट करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि कितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन देते हैं पोटेंशियल अप्लाई करके, नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई करके अगर हम जब पोटेंशियल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत फोर्स में भागता है। मतलब जैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दिए टर्मिनल बैटरी के साथ जोड़ दिए, तो क्या हुआ कि जैसे ही बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, जब पोटेंशियल हुआ, उस मेटल का, उस कंडक्टर का के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो एक फोर्स के साथ वो भागना शुरू करता है रैंडमली जब भागना शुरू करता है तो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलिजन भी होता है। वो कोलिजन जो होता है, वो कोलिजन होता है, वही कोलिजन कारण है हमारा करंट लॉस का, प्लस वो तार के गर्म होने का। बहुत देर तक अगर किसी तार में विद्युत सप्लाई किया जाए तो वो गर्म भी होता है, ठीक है। तो वो कोई ऐसा हो सकता है कि हम कंडक्टर ए की बात करें और कंडक्टर बी की बात करें, बोले कंडक्टर ए का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, नगण्य है। नगण्य रेजिस्टेंस किसी का नहीं होगा, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, नेचर ने दिया है, ठीक है। ये बात हो गया। तो अब किसी रजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पावर रेटिंग है, टॉलरेंस है,
टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, नॉइज है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है और स्टेबिलिटी है। हम किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो हम सर्किट के नेचर, सर्किट किस तरह का बन रहा है और किस काम के लिए बन रहा है, उसका नेचर के हिसाब से हम रेजिस्टेंस पिक करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, क्या पावर रेटिंग का होना चाहिए, उसका क्या टॉलरेंस होगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, कितना टेम्परेचर में वो काम करने के लायक है, या हम ज़्यादा टेम्परेचर वाला कुछ सर्किट बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर प्लांट का कुछ बना रहे हैं, हम बॉयलर के लिए कुछ बना रहे हैं जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होने वाला है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन के लिए हम कुछ बना रहे हैं, और तो हम वहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस यूज करें, तो हमको हर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कॉफिशिएंट पता होना चाहिए कि टेम्परेचर पे, क्यों टेम्परेचर पे, तो देखो किसी भी मेटल को ले लो, मान लो हम लेते हैं, एक मेटल है, एक वायर है, इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक, इसका कोई अपना रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस, इस तार को अगर हम लंबा करें, ये तार अगर लंबा हो जाए तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? इस तार को खींच के लंबा नहीं कर रहे हैं, और यही तार हो, सेम मटेरियल का तार है लेकिन थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इससे कि कम होगा? अंदाजा लगाओ, सोच के बताओ। सर वायर का लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे जैसे, हाँ जैसे देखो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ एल है ना, लेंथ ऑफ द वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो 1 मीटर के तार में अगर रेजिस्टेंस है तो 2 मीटर के तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 5 मीटर के तार में रेजिस्टेंस और ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे तार का लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एक बात। दूसरी बात, तार के मोटाई या बोलो उसके रेडियस या डायमीटर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे जैसे, और हम ये अगर रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायमीटर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे उस तार का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। मतलब ऐसे समझने के लिए बोले तो जैसे जैसे तार का मोटाई बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, अब यही कारण है कि जब बहुत हेवी लोड हम यूज करते हैं घर में, बैटरी में, जब बहुत हेवी लोड, बहुत ज्यादा एम्पियर करंट हमको प्रवाह करना होता है, तो करंट लॉस ना हो, पूरा पूरा एम्पियर पहुंचे वहां पे, इसीलिए हम लोग वहां पे मोटा तार ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मोटा तार इस्तेमाल करते हैं। तो देखो 150 एम्पियर का बैटरी होता है और हमको उतना ज़्यादा एम्पियर यूज करना चाहिए होता है चार्ज करने के लिए भी और उसको वापस करने के लिए भी। तो इन्वर्टर से जो बैटरी के लिए जो तार जाता है कितना मोटा होता है देखो। ठीक, हम जो ग्रिड के लिए जो कनेक्शन लेते हैं पोल से, जो हमारे घर में जो कनेक्शन आता है उसमें पूरे घर का लोड होता है, पूरे घर का लोड होता है, तो बहुत ज़्यादा करंट चाहिए हमको। हर जितना इक्विपमेंट सब लिए करंट चाहिए, तो उसको लोड, उसका रेजिस्टेंस कम रहे ताकि ज़्यादा करंट हमको मिल सके, हम लोग वहां भी मोटा तार लगाते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो हम ये बात है कि और जैसे ही हीट की बात आती है, हीट मिलने से, हीट के कारण कोई भी मेटल एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दोनों बात है। अगर मान लो हम ऐसा कोई पदार्थ यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई मेटल यूज कर रहे हैं, ऐसा जो हीट के कारण उसमें एक्सपेंशन हो रहा हो, एक्सपेंशन से उसकी लंबाई बढ़ रही हो, कितना ही बढ़े, और तब इसका मतलब है कि भाई हमको तो पता है कि लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमको टेम्परेचर कोएफिशिएंट का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है नॉइज। जब रेजिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में टक्कर होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में टक्कर होगा, और जिसके कारण हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो प्रोड्यूस होगा। हम लोग देखे हैं इसमें कि जब एलईडी की बात कर रहे थे तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था वो एनर्जी कुछ लूज कर रहा था वो, जिसके कारण उस एनर्जी को हम लोग एलईडी में कन्वर्ट कर ले रहे थे, वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता था, फोटोन में। ठीक,
अगर फोटोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ तो हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के अंदर अगर हम रुक रहा है, बहुत सारा अंदर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराव हो रहा है, और इंडक्शन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इस शेल में गया, वहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकला, होल क्रिएट हुआ, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, उस प्रोसेस में उसके अंदर कुछ न कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके अंदर से होगा, ठीक है, जिसको हम नॉइज बोलते हैं। और वैसा कोई सर्किट, ऐसा कोई डिवाइस जो रेडियो फ्रिक्वेंसी में काम करने वाला हो और किसी खास फ्रिक्वेंसी रेंज का अगर ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वो उसको कैच करेगा, उसको उसके लिए वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, उसका वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं नॉइज। तो रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में नॉइज का अलग अलग लेवल होता है। कोई रेजिस्टेंस हाई नॉइज प्रोड्यूस करता है, कोई रेजिस्टेंस लो नॉइज प्रोड्यूस करता है। तो हम जिस तरह के सर्किट पे काम कर रहे हैं, हमको नॉइज वाला कैरेक्टरिस्टिक भी हमको कंसीडर करना है। हाँ सादिक पूछो। सर एक बार सर नॉइज को सर फिर से सर समझा दिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम में सर आवाज साफ नहीं आ नॉइज रहा कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, नॉइज अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि किसी रेजिस्टेंस के अंदर हम रुकावट पैदा कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, ठीक, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रजिस्ट करना, और हम ये भी बोले किसी मेटल में अगर रेजिस्टेंस फ्लो होता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण जिसका जो रीजन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में टकराव होता है, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ ही नहीं, जो एटम है उसके साथ भी उसका टकराव होता है, ठीक है। और हर इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ चार्ज है, कुछ ना कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी हम कंपेयर करके बताए कि एलईडी में जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो अपना वो एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी है, वो रिलीज कर रहा था। वो एक्सेस एनर्जी जो रिलीज हो रहा था, वही एनर्जी हमको फोटोन पार्टिकल्स के रूप में वो दिख रहा था, लाइट प्रोड्यूस हो रहा था एलईडी से, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी वही उसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो वेव है वो बनेगा अगर मान लो हम किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट पे काम कर रहे हैं, हम कुछ एम्पलीफायर बना रहे हैं या कुछ रेडियो सिग्नल रिसीवर हम बना रहे हैं, कोई किसी तरह का हम रेडियो आरएफ सिग्नल रिसीव करने के लिए कुछ बना रहे हैं, ठीक है, और हम वैसा बहुत सारा रेजिस्टेंस यूज किए हुए हैं, उसी के आसपास का फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हो नॉइज में, ठीक, तो क्या होगा, हम रिसीव करने वाले हैं, उधर से सिग्नल आने वाला वो, लेकिन पता चला कि मेरे अपने अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वही उसी फ्रीक्वेंसी का नॉइज उत्पन्न कर रहा है, और हमको बहुत ढेर सारा नॉइज मिल रहा है इनपुट सिग्नल में। तो हम नॉइज किस रेजिस्टेंस का ज़्यादा है, किसका कम है, इसको भी कंसीडर करना है। हम किस तरह के सर्किट बना रहे हैं, हम रेक्टिफायर बना रहे हैं, मान लो हम रेक्टिफायर बना रहे हैं, एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको नॉइज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ वो रेक्टिफायर हम किसी रेडियो को करंट देने के लिए यूज करने वाले हैं, तब प्रॉब्लम है। रेडियो के पास रखेंगे और पता चला कि मेरा रेडियो में हमिंग साउंड आना शुरू हो गया, ऐसा होता है, ये काम बहुत देखा हुआ चीज है वो चीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सर रिस्पांस। तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ शादी पूछो। सर यहाँ पे जैसे कि सर यहाँ पे नॉइज को कैसे डिफाइन करेंगे सर? जैसे कि वहाँ पे सर साउंड में होता था अनवांटेड जो सिग्नल होते हैं वो आइड अप हो जाते थे सर, यहाँ पे कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे सर अभी तो नॉइज वही को? बोले ना, नॉइज का मतलब क्या, नॉइज का मतलब अगर तुमको जो सिग्नल चाहिए, जो चाहिए वो तुम्हारे काम का है, तुम्हारे जो काम का नहीं है वो नॉइज है, यस सर। ठीक है। नॉइज मतलब ओके अगर मान लो हम नॉइज ऐसे कहते हैं कि जो कर्णप्रिय है, जो म्यूजिक है वो म्यूजिक है, जो म्यूजिक के अलावा जो चीज है उसको नॉइज कह रहे हैं, ठीक। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कैसे रुक रहा है इलेक्ट्रॉन अंदर में, वो अंदर में इलेक्ट्रॉन जब भी प्रवाह होगा तो अंदर टक्कर होगा, अंदर यस टकराव होगा, यस कोलिजन होगा यस इलेक्ट्रॉन सर। से इलेक्ट्रॉन में। जब दो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, दोनों के पास एनर्जी है, दोनों के पास टक्कर होगा, तो वो एनर्जी डिसिपेटेट करेगा बाहर, वो एनर्जी यस बाहर सर। डिसिपेटेट होगा, और ये एनर्जी जो डिसिपेटेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो हम एक्स रे और गामा रे से लेके हम रेडियो फ्रिक्वेंसी तक की बात करते हैं। बहुत सारा
अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ में बहुत सारा हमारा, इवन की लाइट भी जो है उसी का एक पार्ट है। जैसे जैसे वेवलेंथ Yes, कम sir. होता जाएगा हमारा, वो बदलता जाएगा, उसका नाम बदलता जाएगा। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला था वो था हमारा एक्सरे, फिर गामा रे हुआ, यस सर। ठीक है, फिर ऐसे चेंज करते करते फिर हम लाइट वाले में जाके हम, मेरा आई उसको देख पाएगा, वो स्पेक्ट्रम आया। उसके बाद इंफ्रारेड हो गया, और घटा तो फिर माइक्रोवेव हो गया, और घटा तो रेडियो वेव हो गया, ठीक है। तो ये यस सर। किस तरह का, किस फ्रीक्वेंसी का नॉइज क्रिएट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी का नॉइज क्रिएट कर रहा है, और क्या वो नॉइज हमारे सर्किट को हैम्पर कर सकता है। मान लो हम वॉकी टॉकी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी बना रहे हैं बात करने के लिए, उसके अंदर कोई नॉइज, ये रेजिस्टेंस यूज हुआ है सर्किट में, ठीक। और जैसे ही हम ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं और जिस फ्रीक्वेंसी में हम बात कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के आसपास का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हम जो बोलेंगे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में इसका अपना जो नॉइज है ये भी मेरे आवाज के साथ जाएगा ना, यस सर, यस सर। ठीक है। तो हम लोग किस तरह का इक्विपमेंट बना रहे हैं, इसीलिए हमको नॉइज वाला कैरेक्टरिस्टिक भी रजिस्टर का ध्यान देना पड़ेगा, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, हम अगर करंट की बात करें तो अगर हम करंट की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि करंट जो है, अगर एसी करंट, डीसी करंट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो मतलब एसी करंट, तो हम कितने फ्रीक्वेंसी का सप्लाई या कितने फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, मतलब हम करंट का तो बात कर सकते हैं, डीसी करंट है, लेकिन अगर कोई सिग्नल बात करें, एनालॉग सिग्नल की बात करें, वो तो हमारा एनालॉग होगा, वो तो हमारे एसी करंट जैसा ही होगा शेप में, तो यस ठीक है। सर। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी जानना पड़ेगा कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये बहुत अच्छा काम करेगा, किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये अच्छा से काम नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। और स्टेबिलिटी, लास्ट वाला स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल है ये, स्टेबल कितना है। अगर मान लो वैसा कोई कोई ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जो हम रिपेयर नहीं कर सकते, जो हमको रिपेयर नहीं करना है, जैसे सैटेलाइट भेजा जा रहा है, सैटेलाइट के साथ हम जैसे रॉकेट से सैटेलाइट भेज रहे हैं, वो सैटेलाइट वर्षों वर्षों तक वहां रहेगा, ठीक है। तो वहां हम कोई चीज जाके रिपेयर तो नहीं कर पाएंगे, ना तो उसको बदल पाएंगे, यस सर। ठीक। तो हमको इसकी स्टेबिलिटी के बारे में जानना पड़ेगा कि कितना स्टेबल है, किस रीजन में, किस तरह के एटमॉस्फेयर में ये कितना स्टेबल है, ये चीज जानना है। ये हम लोग का इतना तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब समझा दिए हैं, और पीडीएफ में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे पावर रेटिंग देखो, पावर रेटिंग आ रहा है जैसे कितना वोल्ट पे और कितना एम्पियर पे काम करने वाला है, तो ये कितना वाट हो गया, कितना वाट का ये है, ये पता चल गया, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस मेरा 1/16 वाट से लेके 300 वाट का रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस है जो 5 वोल्ट और 1 एम्पियर पे काम कर रहा है, इनपुट 5 वोल्ट कर रहे हैं और 1 एम्पियर पे, तो हम बोलेंगे वो 5 वाट का है, वोल्ट गुने एम्पियर, ठीक है, 5 वाट का यस है। सर। जिसे हम रेजिस्टेंस लेने जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस छोटा वाला मिलता है, जैसे कलर कोड देखते हैं, वो हम लोग को क्वार्टर वाट से शुरू होता है मिलना, इसे 1/16 यस सर। वाट बोला जा रहा है, लेकिन मैंने कभी क्वार्टर वाट से 1/4 वाट से नीचे का रेजिस्टेंस नहीं देखे, हम नहीं देखे। सर ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है सर? रेजिस्टेंस बॉक्स यस सर। कहाँ देखे, कहाँ पढ़े? सर एक सर थे, वो बता रहे थे कि सर रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है सर, वो रेजिस्टेंस के तरफ यूज करने में सर यूज होता है सर। रेजिस्टेंस बॉक्स, यस सर, जो सर्किट में यूज होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए सर। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस में तो समझ रहे हो, मतलब हम उसको जैसे बढ़ा घटा सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, इसके लिए यूज होता है वो, हम लोग सर वेरिएबल तो रेजिस्टेंस देखेंगे इसमें, यस सर। ओके सर। ठीक है। तो सर ये यस सर, हम फिजिक्स लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स से करंट इधर चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज हाँ करते हैं, 5 वोल्ट है ऐसे सर। हाँ, जैसे उसको ड्रैग करेंगे ऐसे करके तो वो ड्रैग होता जाएगा, और जहाँ जैसे जैसे लेके जाएंगे हम लोग, और उसका वोल्टेज घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। यस सर। टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया, टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया, टॉलरेंस है, ये सब सर नेक्स्ट क्लास होने हाँ बिल्कुल छोड़ रहे हैं, ठीक है।
तो ये सर इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? पीडीएफ हम भेजे हुए हैं, बोलोगे तो हम दोबारा भेज देंगे, लेकिन सर PDF दोबारा दे दीजिएगा, उस समय हम ग्रुप में नहीं थे। ठीक है हम भेज देंगे, ठीक है हम ये भी भेज देंगे और वो और जो बचा हुआ है सब भेज सर देंगे। एम्पलीफायर वाला और यस सर एम्पलीफायर वगैरह वाला भी पीडीएफ सर भेज दीजिएगा। ठीक है चलो सर तो ये पिछला तुम लोग सारा दे दीजिएगा सर। ये तुम पढ़ के आओगे तो डिस्कशन करने में अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर वही राम कहानी दोबारा ना हमको बोलने में अच्छा लगेगा ना तुम लोग सुनने में अच्छा लगेगा। एक बार सर नोट्स हम बना रहे हैं सर, पीछे से सर आप नोट्स बना रहे हैं सर आपका। हाँ बहुत अच्छा काम कर सर रही है। सर जो आप ये दिए थे असाइनमेंट, तो वो सर हम लोग को फाइल में जमा करना है कि सर वो जो हम लोग ऐसे पीडीएफ में दिए थे वही रहने देंगे? क्या बोल रही हो? सर आप पहले असाइनमेंट बनाने के लिए दिए थे सर, वो हम लोग कॉपी में लिखे थे, तो इस बार जो सर आईबीएम वगैरह जितने भी सर असाइनमेंट मांग रहे हैं वो फाइल में मांग रहे हैं, तो सर जो आप हमको असाइनमेंट दिए वो भी फाइल में सबमिट करना है? नहीं अब तो जैसे मान लो अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तभी तुम लिख के कैसे दोगी? अब तो तुमको फोटो खींच के ही भेजना पड़ेगा। यस सर। अब अगर असाइनमेंट मांगेंगे हम तो वैसे ही भेजना पड़ेगा। और जब ऑफलाइन था तब तो हैंड रिटन कॉपी में हम मांगते थे ताकि हम चेक करके दे पाए। उस सिचुएशन के हिसाब से जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो फिर वैसे मांगेंगे। अभी मांगेंगे अगर हम तो अभी हम तुमसे वैसे ही मांगेंगे, हैंड रिटन करो, फोटो खींचो और भेज दो हमको पीडीएफ बना के। ओके सर। ठीक है, तो अभी मांगेंगे तो ऐसे मांगेंगे, फिर ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो वैसे मांगेंगे। ठीक, यस सर। चलो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हम बोल रहे हैं कि सर जैसे चैप्टर्स का जैसे सर क्वेश्चन होते हैं सर, तो सर यहाँ पे सर आप सर क्वेश्चन वगैरह नहीं देते हैं सर? हम क्वेश्चन नहीं देते हैं, मतलब कैसा क्वेश्चन? मतलब सर कि कोई मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया सर, तो टॉपिक बाय टॉपिक सर क्वेश्चन होता है ना सर? तो वही क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछते ही हैं, जैसे मार्क्यू का या टेस्ट लेना जो है वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन ओके पूछते सर। हैं। ओरली सर आप लिखने, यस सर लिखने के लिए सर नहीं देते हैं सर? लिखने के लिए असाइनमेंट में देते हैं, लिखने में जो असाइनमेंट दिए, जैसे मतलब कोई टॉपिक दिए असाइनमेंट पे सर देते हैं? हाँ असाइनमेंट में देते हैं, लेकिन हम पिछली व्हाट बार इज द असाइनमेंट में दिए रजिस्टर थे, मैसेज? लेकिन फिर ऑनलाइन यस शुरू हो गया तो इस बार फिर हम असाइनमेंट देना था, लेकिन असाइनमेंट जगह पे हम मार्क्यू ले लिए, असाइनमेंट ही जगह पे ओके मार्क्यू ले लिए, तो वही हो गया है ना। हाँ यस दूसरा है क्या कि एक बार ऐसा भी होता है कि ये सारा का सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी क्वेश्चन यस अगर तुम लोग कहीं से फाइंड आउट करते हो, यूनिवर्सिटी यस सर क्वेश्चन यस फाइंड आउट करते हो, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे किसी क्लास में। यस सर ठीक है, वो जैसे मान लो तुमको 2 साल या 3 साल का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, यस बीसीआईटी का, तो बीसीआईटी का मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, जैसे पिछला तुम्हारा जो सीनियर बैच है उनके लिए हम लोग गए थे, तो हम उनका बहुत खोजने पे एक आध क्वेश्चन मिला था, नहीं तो सब फिजिक्स ऑनर्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन लेके आया था, तो हम लोग उसको भी सॉल्व किए थे। उसमें से भी वैसा टॉपिक जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ दिए और जो यस हमारे सर सिलेबस का है वो टॉपिक उसका हम लोग सॉल्व कर दिए। एक अंदाज मिल जाता है कि कौन सा सवाल आएगा और उसको कैसे रिप्लाई करना है। ठीक है, यस सर तो यस सर बीएससीआईटी का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन तुम लोग नेट से खोज सकते हो, यस खोजो। सर हम लोग का ओके पूरा सर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। यस सर। ठीक है, सर रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व सर साथ ही में करिएगा ना सर? कभी कर देंगे और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन भी यस सर करेंगे। और जैसे मान लो चाहोगे कि पूरा रिवीजन कर लें, उसके बाद 2-3 सेशन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का रखें, वो भी कर सकते हैं। यस सर ठीक है, मान लो जैसे हमारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, उसमें क्वेश्चन तो सिर्फ रेजिस्टेंस का होगा नहीं है, यस सर उसके कैपेसिटर का भी होगा, उसमें ट्रांजिस्टर का भी होगा, उसमें मल्टी वाइब्रेटर का भी होगा। तो अगर तुम लोग सब तो जानोगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो मेरे बोल देने से तो नहीं ना होगा। मान लो हम क्वेश्चन यस सॉल्व करने हम लोग बैठे हैं, ठीक सर ये वाला बात है, 4 का ए बताइए, 6 का ए बताइए, 6 का बी बताइए, तो उसमें क्या होगा कि मान लो अभी सीमॉस के बारे में है, तो सीमॉस के बारे में बताना शुरू करेंगे तो पता चला कि सीमॉस किसी के ध्यान में है ही नहीं है, सर तो हम सीमॉस का क्लास नहीं किए थे, तो हम मिस कर गए, तो हम बाद में आए थे, तो हम वो कैसे डिस्कशन होगा। ठीक, यस सर यस it is better to complete the revision from unit 1 to unit 4 5 and then again we start discussing question, वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा, यस सबके दिमाग में रहेगा, तुम लोग सब लोग